हेलो माय सीएमए इंटर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ग्रुप वन के एग्जाम वाइंड अप हो गए होंगे, सभी के अच्छे गए, बेहतरीन गए। आज की इस वीडियो में जरा टैक्सेशन के कंटेंट को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज को लेकर। आपके रिव्यूज आए, पेपर तो देखिए कंपैरेटिवली इजी ही था, एक आधा पॉइंट इधर उधर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इतना होना भी चाहिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लेवल पर। और एमसीक्यूज को लेकर थोड़ी सी मतलब जद्दोजहद थी कि थोड़े टिपिकल थे या कंटेंट आपका इधर उधर से था। तो आइए एक बारी जो एमसीक्यूज वाला जो कंटेंट है दोस्तों हमारे एग्जाम के हिसाब से, उसको देख लेते हैं। और कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि पता रहे हमें कि भाई आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। बाकी क्वेश्चंस का भी एक बारी ओवरव्यू जरूर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत आसान था, पारुल जी हैं। एग्रीकल्चर इनकम उनकी बता दी गई है रबड़ से। किससे, ये जरूरी जानना जरूरी है। हमसे पूछा गया है इस बिजनेस में, रबड़ के बिजनेस में उनकी 2.5 लाख रुपए की इनकम हुई, तो उसमें से उनकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? तो भैया टी, रबड़, कॉफी, ये हमारा शॉर्टकट है। 40, 35 और हमारा 25 बराबर, ये बिजनेस इनकम होती है। दैट्स द परसेंटेज फॉर बिजनेस इनकम। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इनकम के लिए, रबड़ के लिए हम 65% की कैलकुलेशन कर देंगे। एंड 2,50,000 का अगर मैं 2,50,000 का अगर मैं 65% निकालता हूं, तो सी आंसर मेरा आ रहा है 1,62,500। आपका भी यही होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़े, गणेश जी हैं, गणेश जी के 3 बच्चे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इनको मिलता है 2,000 रुपए पर मंथ, अच्छा खासा मिलता है। यानी कि पर हेड अगर हम देखें तो एक बच्चे के हाथ में, मतलब उसके हिस्से में 600 से ज्यादा का अमाउंट आ रहा है। तो पूरे साल भर का कितना हो गया सर? ये 24,000 रुपए हो जाता है। ओके, रही बात एग्जम्पशन की, तो एग्जम्पशन तो ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, और वो भी 2 बच्चों तक है। तो सर साल भर का अगर मैं 100 रुपए, 2 बच्चे, 12 महीने, मात्र 2400 रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी। तो यहां पर भी हमारा 21,600 का जो अमाउंट है, ये हमारा टैक्सेबल होता है। ओके, तो दोनों 4 नंबर पक्के हो गए, दोनों आसान थे, इसमें ऐसा और भी कुछ नहीं है। ही हैज 3 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अगर स्कूल गोइंग नहीं भी होते हो ना, मतलब स्कूल नहीं भी जा रहा है बच्चा, तो भी एग्जम्पशन मिलती है। इसको भी हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है। ठीक है, दोनों आसान क्वेश्चन हो गए। एक और आसान क्वेश्चन बताओ, ये तो बिल्कुल आसान, आपका जो सीडी है बढ़ती चली जा रही है। यहां पर 5,22,000 मैं लिख देता हूं, ये देखो स्कैन पेपर है, देखो बच्चों ने जो भेजा मुझे, तो वही मैंने यहां पे पीडीएफ में बनाया। तो अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा भी, तो अपना पेपर आप साथ रखिएगा। 5,22,000 की मशीन खरीदी, 72,000 का जीएसटी उसमें है। उस जीएसटी का उसने क्रेडिट लिया है, और ये हम जानते हैं कि या तो जो जीएसटी का पोर्शन है भैया, उसका तो बैलेंस शीट में दिखा दो वैल्यू की एसेट में, ओके, या फिर उसका आईटीसी क्लेम कर लो। एक ही चीज तो सरकार बेनिफिट देगी ना, डबल तो नहीं दे सकती। तो यकीनन अगर आपने आईटीसी उसका क्रेडिट ले लिया है, आईटीसी ले लिया है, तो आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते अपनी बुक्स में। तो माइनस करके जो 4.5 लाख रुपए की वैल्यू हमारी आ रही है, उसको अपनी बैलेंस शीट में ले जाना, उसको ब्लॉक ऑफ एसेट में दिखा देना। तो 6 नंबर ये तो देखो बहुत आसान थे, बिल्कुल सीधे सीधे। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ा सा हमारा डेप्थ वाला है, डीप पूछा। एक बिजनेस फर्म है जो टैक्स ऑडिट के तहत आता है, उसके 2 पार्टनर्स हैं। ओके, वो पूछ रहे हैं उन पार्टनर्स की ड्यू डेट क्या होगी फाइलिंग की। अब टैक्स ऑडिट वालों की डेट हम जानते हैं सर 31 अक्टूबर होती है। तो जब तक फर्म का सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा है, तब तक पार्टनर्स का कैसे हो जाएगा? तो यहां पर भी जो आंसर है 31 अक्टूबर ही रहेगा दोनों पार्टनर्स के लिए। हालांकि हमारे मॉड्यूल में पार्टनर्स में एक आपका वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग है, वहां पे उसकी क्लैरिटी नहीं दी है। वहां पे कुछ इंडिकेट तो लिखा हुआ है, 1 तो लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन आगे इंडिकेशन नहीं दे रखी है। तो ऑब्वियसली हम दोनों पार्टनर के लिए 31 अक्टूबर कंसिडर करके चलेंगे। बाकी जब आएगी क्लैरिटी आईसीएमआई की तरफ से, तब उसको देखेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, अगर आपने तसल्ली से पढ़ा होगा तो इसमें आपकी गलती का कोई भी चांस नहीं बनता है। वो इसलिए कि एनपीएस का क्लोजर हुआ है। ओके, क्लोजर पे पूछ रहे हैं कि एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। हम जानते हैं कि सर 40% रहता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ डेथ, और नॉमिनी को अमाउंट जाने वाला है। तो इस कंडीशन में नॉमिनी के हाथ में जो भी अमाउंट आता है
उस पर हम सर टैक्स नहीं लगाते हैं और ये 100% एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो योर आंसर शुड बी ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं पॉजिटिव दायरा हमारा चल रहा है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान सिंपल सा, यहां पर पूछा गया कि जियांश जी हैं, इन्होंने 16 जुलाई को अपनी जो एसेट है वो बेची, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1,25,000 रुपए का, बराबर एडवांस टैक्स कितना पेबल होगा 15 सितंबर पे। देखो पहली ड्यू डेट हम जानते हैं सर 15 जून रहती है, अगली वाली 15 नवंबर रहती है, फिर दिसंबर, फिर मार्च। इस डेट पर 15 और इस डेट तक 45% हमारा जमा हो जाना चाहिए। तो अगर मैं एक 45 का 45% निकालता हूं, 45% निकालता हूं तो 56,200 डी हमारा आंसर आ रहा है। वैसे कायदे से देखा जाए इसका आंसर नील होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें और कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं ना। तो जो जियांश जी हैं उनको मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी तो दे सकता हूं, बट क्योंकि ऑप्शंस हमारे उस तरीके से सेग्रीगेटेड नहीं है, उसका सिनेरियो नहीं है, तो क्लियर कट आंसर हमारा यहाँ पे 56,250 आ रहा है। ओके दोस्तों, हाँ जी ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मॉनेटरी लिमिट गिफ्ट की 50,000 रुपए सर, ये हम जानते हैं, बहुत आसान, ठीक है। सीबीआईसी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, 8th पॉइंट हमारा। मॉनेटरी लिमिट जो है 50,000 से ज्यादा होती है, मोर देन 50,000। ओके, अब यहां तक क्वेश्चन नंबर ये हमने 9 करा, 9 में से हमने देखा 1-2 क्वेश्चन ही हमारे जो हैं थोड़े से इधर उधर हुए, अदरवाइज तो 9 के 9 बढ़िया जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो 40 हमारी पासिंग मार्क्स हैं। यहां पर 9-10वें क्वेश्चन पर भी आप नहीं आए हो, आप 15% का जो एरिया है 14-15 नंबर का क्राइटेरिया पार कर रहे हो। दैट्स हाउ एमसीक्यूज हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स इजीली। ओके, तसल्ली से करना है, शांति से करना है, यही हमारा मोटिव होता है। अब जरा इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th पर, और ये 10th एमसीक्यू पर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्यों जरा मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। इसको कि इसका करेक्ट आंसर मैं भी अपनी तरफ से हाँ या ना में नहीं बोल रहा हूं, देखेंगे जब टेंटेटिव आंसर आएंगे। ये कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सी और डी, पेट्रोल डीजल, जीएसटी काउंसिल जब बोलेगी तब लगेगा, हाँ जी हम जानते हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस पर अभी जीएसटी का कायदा कानून लागू नहीं होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ए और बी में से मुझे आंसर चुनना है। अलॉन्ग विद जीएसटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार है टोबैको पे। अभी कर्नाटका, मेरे ख्याल से 1 साल या 1.5 साल पहले कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट भी इसके ऊपर आई है। ओके, तो गलत स्टेटमेंट तो यही लग रही है। लेकिन ऊपर जो है, द पावर ऑफ लेवी जीएसटी ऑन एल्कोहल ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन रिमेन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो एल्कोहल जो हमारी शराब है वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जानते हैं हम, उसी के कंट्रोल में है, लेकिन वो जीएसटी नहीं है, वो तो वैट है। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी हमारी पूरे तरीके से गलत हो रही है। तो फिलहाल मैं ए के साथ जाऊंगा, और बाकी जो हमारा इंस्टीट्यूट जब टेंटेटिव आंसर बताएगा इसके प्रॉपरली तब देखेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हमारी आ रही है। हमें तो चलना तो देखो उनके हिसाब से ही है ना, भले हम अपनी तरफ से कितना भी एनालिसिस दे दें। ओके, इस वाले में डेट हम जानते हैं, बड़ी आसान सर, 10 तारीख को हमें जमा कर देना होता है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। राजा साहब ने रंका साहब को 28 जुलाई को 28 जुलाई को सामान जो है वो सप्लाई कर दिया, बराबर। एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन दैट डे वाज 12%, 12% थे। ओके, इस डेट पर 12% थे। 1 अगस्त को रेट जो है 12 से बढ़ाकर 18 कर दिए गए, ये भी काम हो गया, रेट चेंज हो गया। उसके बाद ही इनवॉइस बना है, उसके बाद ही पेमेंट हुई है। तो इसका मतलब तुम तो अंदर के आदमी हो, तुम्हें खबर थी कि कुछ चेंज होने वाला है, जीएसटी काउंसिल बैठेगी, रेट होगा, और इसलिए आपने गुड्स को पहले ही सप्लाई कर दिया, मशीनरी को, बराबर। तो आपके साथ तो हमें निपटना पड़ेगा। तो डेट फिर यही रहेगी, 4 जुलाई मानेंगे हम। कुल मिलाकर ये प्रोविजन हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ा, एक सिंपल सी टेबल बना रखी है। आपने गुड्स पहले ही भिजवा दिए, रेट बढ़ गया, और उसके बाद आप इनवॉइस जारी कर रहे हो, उसके बाद आप, लेकिन रियलिटी में किसको क्या पता चल रहा है, बट हमें तो लॉ के हिसाब से आंसर देना है ना। तो भैया बाद वाले जो रेट होंगे वही माने जाएंगे। टाइम ऑफ सप्लाई 4 अगस्त ही मानी जाएगी, डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, अच्छा जी, क्रेडिट नोट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ रहा है। तो इसमें बी आंसर है हमारा, मैं बता दूं, क्रेडिट नोट सप्लायर ही बनाएगा।
फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। हालांकि जो मॉड्यूल में लैंग्वेज है ना उसमें इंक्रीजिंग वर्ड आ रहा है, लेकिन हमें समझना है कि वहां पे लैंग्वेज क्या और यहां पे क्या। वहां पे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट तब जारी किया जाता है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ टैक्स वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू, तो उसे वापस से कम करना। ये फॉरवर्ड है यहां पे जो पूरा का पूरा नियम बना रहा है। हम क्रेडिट नोट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जारी करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हुआ हमारा। उसके बाद अगर हम 7th बात करें तो इसमें ये आपका कंपनसेशन सेस जो है इसके ऊपर आईजीएसटी की वैल्यू लागू नहीं होती, और इसमें ये 4 इयर्स एंड 10 इयर्स, ये 2 क्वेश्चन हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, किसके, हमारे कस्टम के। तो 15 क्वेश्चन में से अगर मैं देखूं, आप लोगों ने डेफिनेटली, मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 से 12 क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही करे होंगे। तो सेम अगेन, अगर 25 के अराउंड 22, 23, 24, मतलब 22, 24 ही होगा, 25 तो हो नहीं सकता भी, अगर आप यहाँ पे एमसीक्यूज में दोस्तों करेक्ट नंबर लाते हैं, मुझे बताइएगा आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए, और उसके बाद फिर देखेंगे भाई आपका सफर आगे कहाँ जाता है। अगर मैं ओवरव्यू डालूं दोस्तों अगले क्वेश्चंस पे हमारा, तो आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। ये वाला कंटेंट अगर हम देखें, आपका सिंपल था, आसान था, ओआर इसमें निकल के आ रहा है। ईयर वाइज कंप्यूटेशन आपकी जरूरी है, ओआर इसमें निकल के आ रहा था, और ओआर है तो फिर ये सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने इसमें गलती नहीं करी होगी कि जो रबड़ स्टेट से श्रीलंका से इनकम हुई है 2 लाख रुपए की, उसका आपने 35% नहीं करा होगा, पूरा का पूरा 2 लाख टैक्सेबल करा होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम की जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया के अंदर करी जाती है। अगर इंडिया से बाहर आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल बिजनेस इनकम, तो ये फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। सैलरी वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें कार की जो कंप्यूटेशन थी वो थी, तो वो भी आपने उम्मीद है करी होगी। हाँ, ये हाउस प्रॉपर्टी का डीम टू बी लेट आउट का क्वेश्चन आया, 3 बार आपको सॉल्व करना पड़ा होगा, लेंदी होगा, बट ठीक है क्योंकि आसान था। बट इसमें उम्मीद करता हूं कि आपने ये चेंज जरूर करा होगा, 98, 98, और ये तो खैर बाद वाला हो गया। तो अगर ये 1499 से पहले का लोन है तो यकीनन जब आपने हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना होगा तो 30,000 लिमिट ली होगी, हाउस 2 में भी ली होगी 30,000 लिमिट, ओनली एट द टाइम ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में। और अगर मैं हाउस 3 की बात करूं तो उसमें आपने 2 लाख की लिमिट होगी। तो ये इसमें एक पॉइंट था। बाकी तो यस, इसमें अगर हम देखें 44 AD क्या भाई साहब के लिए एप्लीकेबल होगी? हां जी होगी सर। कैसे? अरे यार 2 लाख की लिमिट होती है 44 AD के लिए, ये तो 2 लाख से ऊपर की सेल है। अरे सर मैंने यहां पर लिखा आपका 2,99,000, 2,99,00,000 माफ कीजिएगा, और इसका मैंने निकाला 5%, तो 14,95,000 रुपए आ रहा है। जबकि नहीं, ये रहा, जबकि इसकी जो कैश सेल्स है वो 13 लाख है। भाई ये तो डिजिटल भारत की तरफ जा रहा है, ये तो कैश में पेमेंट ही नहीं ले रहा। तो 5% से क्योंकि कम है इसकी कैश पेमेंट्स टोटल एग्रीगेट टर्नओवर की, तो इसके लिए 3 करोड़ की लिमिट है, तो लागू होगा। लेकिन उसके बाद आपने सॉल्व करा होगा 6% और 8% के हिसाब से, तो अपनी राय आप उसमें देंगे। ये सिंपल केस था, दोनों केस टैक्सेबल होंगे क्योंकि 6 किलोमीटर जो है वो बेसिकली लिमिट होती है एरियल डिस्टेंस की, तो ये भी नॉर्मली सॉल्व करा आपने। ये मंजुला जेशा वाला केस है, ये आपने सॉल्व करा होगा। बहरहाल ये देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल से इतने ज्यादा डिफिकल्टीज आपको नहीं होनी चाहिए। एमसीक्यूज को लेकर मैं ये वीडियो आपकी बनाई है, बाकी अभी ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगर एमटीपी क्वेश्चन का आंसर आते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, तब इनको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अभी आपने जो करा ठीक है, और अगर कोई आपकी कोई रिस्पेक्टिव क्वेरी इस पेपर से होगी तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आप तक पहुंचते हैं, ठीक है। और यस, अब क्योंकि पॉजिटिव हैं हम अपने ग्रुप 1 को लेकर, अच्छा हुआ पेपर हमारा, ग्रुप 2 की तैयारी में जुड़ जाइए, और ऑल द बेस्ट फॉर दैट। प्लीज टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।